हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडीज होंगी वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्जाम से काफी नजदीक है और आप लोग के लिए पूरा सिलेबस 9th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है। ठीक है, लगभग पिछले साल से ही हमने पूरा कंप्लीट करा के सब कुछ रख दिया था। पूरा साइंस, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इवन इंग्लिश ग्रामर और कई सारे ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस हमने क्रिएट किए हुए हैं, अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे, आप लोग जहां से आपको अच्छा लगे, मतलब यूट्यूब पर सिर्फ सीधा टाइप करोगे जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। आगे JR ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना, मिल जाएंगे। पढ़ाई करो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकालो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। स्किल्स पे भी ध्यान देना, वैकेशंस पे भी स्किल्स पे ध्यान देना। और जैसे आप 9th का एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आया, लगभग 5-10% ऐसे लोग हैं यार उनका ना एग्जाम्स ऑलरेडी खत्म हो गया, मतलब बहुत पहले उनका एग्जाम हो गया। पता नहीं क्या स्कूल है वो लोग का, अभी मतलब आधा से ज्यादा 90% स्कूल का तो अभी एग्जाम शुरू हो रहा होगा 9th के लिए, 8th के लिए या फिर 11th के लिए। और कुछ लोगों ने एग्जाम लेके खत्म भी कर दिया ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। जिनका हो गया है तो यार आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है, 9th के बच्चे, अगर आपका एग्जाम खत्म हो गया है फाइनली तो आप 10th में चले जाओगे अभी कुछ ही दिनों के अंदर। तो 10th में जाने के लिए आप लोग के लिए, आपको पता होगा कि हमने 10th का तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर रखा है 2-2 बार पढ़ा के। तो आप लोग वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, मैथ्स के वीडियो, साइंस के वीडियोस, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। हो सकता है बहुत पहले ही आप लोग का पढ़ के हो जाएगा ना, तो आगे फिर टेंशन नहीं रहेगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कर दो पढ़ना यार अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम LMR रिवीजन जो करा रहे हैं आप लोग के लिए कई सारे साइंस के चैप्टर, मैथ्स के चैप्टर हमने करा दिए हैं वापस से। आज मैथ्स 1 का एक बेहतरीन LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो लेकर आए हूं, जिसमें हम पढ़ाने वाले आपको चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत ही तंदुरुस्त चैप्टर है। तंदुरुस्त क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे लोग ना ऑप्शन में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? डरते हैं यार। फाइनेंशियल प्लानिंग में ना कैलकुलेशंस बहुत है, ठीक है, और कैलकुलेशन जहां होता है वहां बच्चे थोड़े घबराते हैं, बोलते हैं यार हमको नहीं करना है। तो दोस्तों टेंशन मत लो, आज 2 या 3 ही एग्जांपल कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पूरा सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं। तो समझ लो पूरा चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल का प्रैक्टिस सेट का देखना है आपको, तो सिर्फ सर्च करना 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग बाय राहुल जायसवाल JR ट्यूटोरियल, सर्च करना, आपको मिल जाएंगे वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से वीडियो बैठ के देखो। लेकिन रिवाइज कराने पॉइंट ऑफ व्यू आज मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग 20-25 मिनट के अंदर ही अंदर ये पूरा जो चैप्टर है इसके 2 से 3 एग्जांपल जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं कराने जा रहा हूं, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए और आप लोग को चीजें समझ में भी आ जाए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो तो जरूर से कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे लिंक, वीडियो, अपडेट्स वगैरह सब डालता रहता हूं। और ये हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, बनवाया यार खर्चा करके, तो प्लीज डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, ये ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल, कीप वॉचिंग, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 6.1 जो हमारा जो पहला ही प्रैक्टिस सेट है, इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे क्या क्वेश्चन पूछा है हमें। सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन को, रीड करो क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे क्या नाम है उस बंदे का, अलका, बंदा है बंदी है जो भी है, ठीक है, अलका तो लड़की का ही नाम होता है। तो इसने स्पेंड किया, अलका स्पेंड 90% ऑफ मनी आफ्टर रिसीविंग एवरी मंथ सैलरी। मतलब एक लड़की है, उसको, वो जॉब करती होगी, उसको हर महीने का कुछ सैलरी मिलता है। सैलरी मिलने के बाद ना 90% वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है। ऑब्वियसली यार हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जितने भी पैसे आते हैं हम लोग का खर्च हो जाता है, ठीक है ना, खाना खाने में, राशन में, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज में खत्म हो जाता है। तो उसका भी वही है, तो 90% उसका खर्च हो जाता है हर महीने का, ठीक है। एंड सेव 120 रुपीज, मतलब वो जितना भी उसका सैलरी होगा वो पूरा उसमें 90% खर्चा करने के बाद उसको कितना वापस मिलता है, मतलब कितना बचा पाती है वो, 120 रुपीज हर महीने का वो सेव कर पाती है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली, मतलब उसका महीने का पगार कितना होगा, महीने में कितना पैसा उसको मिलता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि लेट द मंथली इनकम ऑफ अलका, अलका जो भी होगी, बी एक्स रुपीज, मतलब उसका मंथली इनकम जो होगा समझ लो X रुपया होगा, ठीक है। अब ये हो गया उसका मंथली इनकम, ठीक है। अब मंथली इनकम होने के बाद वो कुछ खर्च भी करती है, तो खर्च करती है मतलब क्या होता है, उसका एक्सपेंडिचर होता है। खर्च करना मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उसमें बोल रहा है कि 90% मनी जो है वो खर्च हो रहा है। तो 90% मनी खर्च हो रहा है, मतलब 90% किसका खर्च हो रहा है, पूरे मनी का। पूरा मनी कितना है, X है, तो 90% ऑफ X जो होगा वो खर्च हो रहा है। तो 90% ऑफ X मतलब 90/100 मल्टीप्लाई बाय X, ठीक है। तो 90/100, 0 0 कैंसिल, 9/10 यानी कि 0.9 मल्टीप्लाई बाय X इज X, 0.9X। मतलब ये उसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, समझ में आया। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 0.9X। और हमें क्वेश्चन पूछ, एक और चीज बोल रहा है कि सेविंग कर रही है 120 रुपए, हमें पूछा है हाउ मच
मनी डज शी गेट एवरी मंथ, हर महीने में उसको कितना रुपया मिलता है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, कि जो सेविंग्स होता है ना, सेविंग्स का एक फॉर्मूला होता है, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब जितना भी मेरा कमाना है उसमें से अगर मैं अपना खर्च निकाल दूं, ठीक है, समझ लो मैं 10 रुपए कमाता हूं, 10 में से 9 रुपया निकाल दूं, जो मेरा खर्चा होता है 9 रुपया वो निकाल दूं, जो बच जाएगा वो मेरा सेविंग रहेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देता हूं। तो क्या है वैल्यूज मेरे पास? देखो सेविंग कितना हो रहा है, सेव 120 हो रहा है, तो सेविंग मेरा 120 हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, अलका का हो रहा है, करेक्ट है। इनकम कितना है मुझे पता नहीं, मैंने क्या माना है, इनकम एक्स, तो इनकम मेरा एक्स है, माइनस एक्सपेंडिचर कितना निकाला, कितना खर्च हो रहा है उसका, 0.9x हो रहा है, तो 0.9x। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, फटाफट से देखो। तो 120 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.9x, तो 1x में से 0.9x गया तो कितना बचेगा, 0.1x बचेगा। तो देयरफॉर 120 इज इक्वल टू 0.1x। ठीक है, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 120 अपॉन 0.1। मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 10 नीचे 10 ऊपर, ताकि ये क्या हो जाए, पॉइंट हट जाए। तो ये 120 मल्टीप्लाई बाय 10 इज कितना हो जाएगा, 1200, नीचे आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1, तो 1200 अपॉन 1 इज 1200, मतलब x इज इक्वल टू 1200 रुपीज। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर अलका का मंथली इनकम, अलका का मंथली इनकम कितना होगा दोस्तों, विल बी 1200 रुपया महीने का। ठीक है, मतलब अलका जो है हर महीने कितना पैसा कमा रही है, 1200 रुपया कमा रही है, जिसमें से 120 रुपया वो बचा पा रही है, बाकी खर्चा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में, इजी होते हैं, दिमाग लगाओ पाओगे, अगर कैलकुलेशन कर पाओगे तो डेफिनेटली ऐसे एग्जांपल्स आएंगे एग्जाम में जो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन खुद पे भरोसा होना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लाया हूं, चलो फटाफट से देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, एक और लड़की है समीरा, वो भी 90% स्पेंड कर रही है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए करवा रहा हूं। समीरा स्पेंड 90% ऑफ इनकम, कितना कर रही है वो, अपना जो भी इनकम है उसका 90% स्पेंड कर रही है, एंड डोनेशन भी कर रही है, देखो दिलदार है, डोनेशन कर रही है 3% फॉर सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट के लिए डेफिनेटली मदद करना चाहिए, तो वो 3% क्या करती है, सोशल कॉस्ट के लिए मदद कर देती है। इफ शी लेफ्ट विथ 1750 रुपीज, फिर भी उसके पास कितना बच जाता है, 1750 रुपया बच जाता है एट द एंड ऑफ मंथ। तो हमें पूछा है व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, उसका एक्चुअल में इनकम कितना है वो निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे वही चीज, सबसे पहले लेट द एक्चुअल इनकम ऑफ, क्या नाम है, समीरा बी एक्स रुपीज। मैंने मान लिया कि उसका जो एक्चुअल इनकम है वो क्या है, एक्स रुपीज है। अब मैं निकालूंगा उसका टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल खर्च कितना हो रहा है वो पहले मैं निकालता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम लोग, खर्च कितना हो रहा है समीरा का, वो हम लोग निकालेंगे। टोटल खर्च कितना हो रहा है कैसे निकालेंगे, उसने क्या किया, 90% खर्च किया, तो 90% खर्च हो रहा है, प्लस 3% डोनेट भी कर रही है, तो वो भी खर्चा में आ गया ना, डोनेट कर रही है मतलब पैसा तो दे रही है, मतलब 3% और दे रही है। ठीक है, तो 90% प्लस 3% ऑफ किसका खर्चा कर रही है, उसके टोटल इनकम का, मतलब एक्स का। तो 90 प्लस 3 इज नथिंग बट 93, तो 93% ऑफ एक्स हो गया। तो 93% मतलब 93 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 0.93 ऑफ एक्स। तो 0.93 ऑफ एक्स क्या कर रही है, वो खर्च कर रही है, मतलब एक्सपेंडिचर है उसका, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 0.93x, ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। ओके, अब एक्सपेंडिचर तो आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज मुझे समझना पड़ेगा कि यार हमको एक फॉर्मूला पता है कि सेविंग जो होता है इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो चलो वो फॉर्मूला डाल देंगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है, बस वही चीज करना है, यहां पे सेविंग माइनस कर दो। चलो फटाफट से, तो सबसे पहले हमारे पास कितना सेविंग हो रहा है, देखो यहां पे बोल रहा है कि सब कुछ करने के बाद उसके पास बच जाता है, इफ शी लेफ्ट विथ 1750 रुपीज, मतलब वो बच रहा है, मतलब क्या है, सेविंग ही हुआ ना। तो सेविंग कितना हो रहा है उसका, 1750 रुपया सेविंग हो रहा है, रुपया लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1750 लिखो, इतना सेविंग हो रहा है। इनकम कितना है मुझे मालूम नहीं, मतलब एक्स है, मैंने माना हुआ है एक्स। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, अभी निकाला 0.93 हो रहा है, तो 0.93x मेरा एक्सपेंडिचर है। सॉल्व कर लेते हैं, 1750 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1x में से 0.93 गया तो कितना बचेगा, 0.07x बचेगा, करेक्ट है, 0.07x बचेगा। आप डिवाइड कर लो फटाफट से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1750 डिवाइड बाय 0.07। ठीक है, अब ये 0.07 है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 0.007 जो है वो बन जाएगा किसमें, कैसे हो जाएगा, देखो आगे करता हूं।
1750 मल्टीप्लाई बाय 00 तो 1750 और आगे 2 जीरो बन गया और इसके आगे 0.007 था, 2 जीरो की वजह से पॉइंट हट गया, मतलब ये 7 बचेगा। अब इसको कैंसिल कर दो तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 7 1 7, 7 2 14, 3 बचा 35, 7 5 35 और ये 3 जीरो 1 2 3 कितना आ रहा है 25,000। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 25,000 रुपीज। मतलब हमारा टोटल पैसा, वो क्या नाम है उसका, समीरा का, कितना एक्चुअल इनकम है समीरा का, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर समीरा एक्चुअल इनकम इज इक्वल टू 25,000 रुपीज। 25,000 रुपया उसका एक्चुअल में इनकम है। अच्छा खासा इनकम है, ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली, तो आप आराम से इसको फ्रेम आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल आपको इजी लग रहा होगा और इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। और बच्चे जो घबरा रहे हो ना फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई टेंशन की बात नहीं। इसका बड़ा भाई 10th स्टैंडर्ड में है फाइनेंशियल प्लानिंग, अलजेब्रा में आएगा, तो टेंशन मत लेना, उसमें भी सब चीज करा के रखा हुआ है ऑलरेडी, जाके वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाएंगे फटाफट से। ये हो गया 2 क्वेश्चंस। अब मैं सोचता हूं एक और फटाफट से करा देता हूं आप लोगों को, ताकि ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये आप लोग को समझ में आ जाए। प्रैक्टिस सेट का ये पूरा चैप्टर जो है वही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो भी चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं बहुत ईजी होगा, ये सब चीजें करेक्ट है। आगे बढ़ जाए हम लोग, ध्यान देना बच्चे लोग। ठीक है, चलो फटाफट से जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या हमारे पास? बिल्कुल है, लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रैक्टिस सेट 6.2 का एग्जांपल है, 2 ही है, उसमें से मैं दूसरा करा रहा हूं जो कि हार्ड है और एग्जाम में आता है। क्या है? मिस्टर करतार सिंह जो है एक आदमी है, वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी। वो किसमें काम करते हैं? एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनका जो मंथली इनकम है आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस, मतलब ऑब्वियसली देखो जब कोई पैसा कमाता है ना, जॉब जब करता है ना, तो उसमें अलाउंस कटता है, कुछ ना कुछ पैसा कटता है। जैसे अपने फादर से पूछना, अपने बड़े भाई होंगे उनसे पूछना, बहन होंगी, ठीक है ना, आपकी मम्मी अगर जॉब कर रही है उनको पूछना कि जब हमें सैलरी मिलती है किधर से, तो हमें काट पुट के मिलती है। अब काट पुट के क्या मिलता है? कुछ बहुत सारे अलावेंस होते हैं, काटना पड़ता है। तो मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलावेंस इज 42,000 रुपीज। 42,000 रुपीज क्या है उसका मंथली इनकम है अलावेंस कटने के बाद। एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट्स 3,000 रुपीज, मतलब अलावेंस कटने के बाद उसको 42,000 मिल तो रहा है, लेकिन हर महीने वो क्या कर रहा है? 3,000 रुपया ना किसको दे रहा है? जीपीएफ को दे रहा है, जो कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। आपको पीएफ पता है ना, वैसे ही होता है जीपीएफ। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड को 3,000 भर रहा है। He has also bought 15,000 rupees worth of NSC। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिससे ना पैसा बचता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? 42,000 तो कमा रहा है, उसमें से 3,000 रुपए जीपीएफ को दे रहा है, फिर उसमें से 15,000 एनएससी को दे रहा है और ऊपर से 12,000 दान में भी दे रहा है। बड़ा आदमी है यार। किसको दे रहा है? पीएम रिलीफ फंड। पता है ना, कोविड के टाइम बहुत फॉर्म में आया था पीएम रिलीफ फंड। तो 12,000 रुपए क्या कर रहा है? दान दे रहा है हर महीने का। ठीक है, तो हमें पूछा है कि ये सब करने के बाद उसका इनकम कितना होगा और उसके बाद उसको कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स पूछा है हमको। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इनकम टैक्स निकालना सीखेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ, फटाफट से कराता हूं, लेकिन टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो मिस्टर करतार सिंह है, क्या नाम है? मिस्टर करतार सिंह का जो एक्चुअल में इनकम है, ठीक है ना, मंथली इनकम जो है वो हम लोग को दिया हुआ है। काटवुड के कितना आया है मंथली इनकम? 42,000 रुपीज। 42,000 रुपीज क्या है इसका मंथली इनकम है। ठीक है, अब ईयरली इनकम कितना होगा? क्योंकि देखो हम जब भी इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्चुअल में कैलकुलेट होता है ईयरली इनकम के हिसाब से। तो हम लोग पहले तो ईयरली इनकम निकालेंगे, मंथली हो गया, तो देयरफॉर ईयरली इनकम कितना हो जाएगा? ईयरली इनकम कितना हो जाएगा बताओ? ईयरली इनकम कितना हो जाएगा? 42,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि एक महीने में 42,000 मिलता है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5,04,000 रुपया। मतलब वो इंसान जो है करतार सिंह महीने में 42,000 कमाता है, तो उसके हिसाब से पूरे साल में कितना कमाता है? 5,04,000 रुपया कमाता है वो। ठीक है, 5,04,000 रुपीज जो है वो अर्न कर रहा है। ठीक है, अब उसका इन्वेस्टमेंट क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? मिस्टर करतार सिंह का कहां इन्वेस्टमेंट है, उसने पैसा कहां क्या करके रखा है? इन्वेस्ट करके रखा है। तो चलो ये भी निकालते हैं, मिस्टर करतार सिंह का इन्वेस्टमेंट कहां है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। देखो यहां पे ध्यान से देखना, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। 2 जगह कर रहा है, एक तो जीपीएफ में कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा 15,000 किस में भर रहा है? एनएससी में भर रहा है, ठीक है, प्लस 12,000 जो है वो पीएम रिलीफ फंड में कर रहा है। तो मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम निकालेंगे टोटल कितना हो जाएगा बताओ? टोटल कितना हो जाएगा? जीपीएफ में कितना भर रहा है भाई हर महीने का जीपीएफ में 3,000 भर रहा है, तो 3,000 प्लस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना भर रहा है? 15,000। ठीक है, हाँ एक और चीज यहां पे अगर आपको ध्यान से देखना है कि ये 3,000 जो भर रहा है ना, ये एवरी मंथ भर रहा है 3,000, तो 3,000 मल्टीप्लाई पे क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा।
हर महीने का 3,000 है, मतलब पूरे साल का निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12। फिर एनएससी में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में एक ही बार भर रहा है 15,000, मतलब प्लस 15,000, और प्लस पीएम रिलीफ फंड में 12,000 एक ही बार भर रहा है 12,000। मतलब कुल मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 12 3 36,000। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 36,000 पूरे साल में, प्लस 15,000 प्लस 12,000, कुल मिला के कितना हो जाएगा, प्लस कर लो, कितना हो जाएगा देखो, 36 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 51, 51 प्लस 12 63,000, टोटल मिला के कितना हो गया, 63,000 रुपीज। मतलब 63,000 रुपीज पूरे साल में वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो दे रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अभी आगे का चीज में नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू कर रहा है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो एक पूरा स्लाइड हमारा कम पड़ गया, अब दूसरा स्लाइड ले रहा हूं नया। देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक चीज तो पता चल गया, क्या कि हमारा कितना उसका साल में कमाई है, 5,04,000 साल में कमाई है, और 63,000 63,000 वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर दे रहा है। ठीक है, अब मुझे उसका ईयरली इनकम निकालना पड़ेगा। इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी मतलब जो टैक्सेबल इनकम जो होता है, क्योंकि एक चीज आप समझना पड़ेगा आपको कि हम जितना भी पैसे कमाते हैं ना, जितना भी हमने कमा लिया हमारे पास आ गया, तो सीधा सीधा मैं उसका इनकम टैक्स नहीं भर दूंगा, मैं उसमें से अपना डिडक्शन भी करूंगा। मतलब मैंने कितना खर्च किया, गवर्नमेंट को कितना दिया, ये सब चीज निकालना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टैक्सेबल इनकम। जो इनकम टैक्स भरना होता है वो टैक्सेबल इनकम पे भरना होता है। तो पैसे जो कमा रहे हैं वो उसका टैक्सेबल इनकम नहीं है, टैक्सेबल इनकम हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम मतलब क्या होता है कि जो भी उसने इनकम कमाया है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम मतलब क्या होता है कि जो भी उसका ईयरली इनकम होता है। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि जो भी उसका साल में ईयरली इनकम जो आ रहा है उसमें से आप माइनस कर दो उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, जितना भी उसने खर्च किया, इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए मुझे ईयरली इनकम कितना था उसका, 5,04,000 उसका ईयरली इनकम था, माइनस कर दूंगा इन्वेस्टमेंट कितना टोटल किया उसने, 63,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो टैक्सेबल इनकम मुझे मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, चलो माइनस करो, 5,04,000 में से 63,000 जो है माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 4,41,000। करके देखो फटाफट से, इतना पैसा उसका क्या है, ये उसका आया टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये क्या आया उसका, टैक्सेबल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आया उसका, ये टैक्सेबल इनकम आया। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गया, ये उसका टैक्सेबल इनकम है, इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स तो अभी कैलकुलेट करेंगे, तो ये उसका टैक्सेबल इनकम आया। अब हम निकालेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स निकालने के लिए हमें स्लैब देखना पड़ता है, बहुत सारे स्लैब होते हैं, मतलब कैटेगरी होते हैं कि 2 लाख तक कमा रहे तो इतना परसेंट भरना पड़ेगा, 5 लाख तक कमा रहा है तो इतना भरना पड़ेगा। तो इसका जो कैटेगरी आ रहा है ये 5 लाख के अंदर का आ रहा है, मतलब 2,50,000 से लेके, ठीक है, ये 5 लाख के अंडर में आ रहा है। ठीक है, ये स्लैब में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको कितना भरना पड़ेगा, तो देयरफॉर उसको कितना भरना पड़ेगा, 5% भरना पड़ेगा, क्योंकि जब भी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो आता है उसको 5% भरना पड़ता है इनकम टैक्स निकालने के लिए, जो भी उसका टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, तो 5% ऑफ, ठीक है, 5% ऑफ ये जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से 2.5 लाख जो है छूट भी मिलता है, मतलब 5% ऑफ जो इसका 4,41,000 टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, माइनस 2.5 लाख जो छूट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हर एक व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, तो इसका हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, तो फटाफट से चलो निकालते हैं हम लोग। तो 5% के हिसाब से निकालो, 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 4,41,000 मल्टीप्लाई बाय 250 कर दो तो मिलेगा हम लोग को 1,91,000। करके देख लो। अब इसका हम लोग फटाफट से इनकम टैक्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस कर दो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 955। ठीक है, और ये 1 0 इसका। ठीक है, तो 9,550 रुपीज। ये क्या आया दोस्तों, ये आया उसका, किसका आया दोस्तों, ये आया इनकम टैक्स, ये आया उसका इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग एडुकेशन सेस बोलते हैं, ऐसे कई सारी चीजें होती है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक चीज आया, इसको दिमाग में रखो, ये एक चीज आया, इसको दिमाग में रखो। ठीक है, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हो गया। अब इसके बाद और एक चीज कंटिन्यू करना है, अब हम निकालेंगे एडुकेशन सेस, मतलब कितना भरता है वो एडुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो एडुकेशन का जो सेस होता है, जो वैल्यू होता है एडुकेशन सेस का, वो इनकम टैक्स का 2% होता है, मतलब 2% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का भी 2%, तो इनकम टैक्स का 2% मतलब 2/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम टैक्स कितना निकाला अभी हमने 5, कितना निकाला देखो 9,550 ना, देखो 9,550 का निकालेंगे हम लोग। चलो फटाफट से 9,550 का निकालेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 45, 5 9 जा 45, 5 जा 5, 2 1 जा 2, 2 जा कैंसिल, मतलब 191 बचा, तो 191 रुपीज बच रहा है। मतलब एडुकेशन सेस कितना आ गया, एडुकेशन सेस ये कितना आ गया, 191 रुपया। मतलब इनकम टैक्स तो भर ही रहा है 9,550,
50 रुपीज प्लस उसको 191 रुपीज भी भरना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। क्या होता है? सेकेंडरी, देखो बहुत होता है झमेला, एंड हायर एजुकेशन सेस। ठीक है, इसमें कितना भरना पड़ता है? तो इसमें भरना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 1%, सिर्फ बोलने के लिए सिर्फ है, 1% भी बहुत होता है, 1% ऑफ इनकम टैक्स। तो 1% ऑफ इनकम टैक्स भरेगा तो मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम टैक्स कितना था हमारा? 9550 रुपीज। 0 गेट्स कैंसल। ठीक है, 5 के टेल में जाएगा क्या? करके देख लो। तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 1, 191/2 मतलब 90 आएगा, 95.5 आएगा, 95.50 रुपीज। ये आ गया, क्या आ गया आपका? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ठीक है, ये आ गया आपका 95.50 रुपीज। ये इतने सारे चीज कैलकुलेट करने, हमने इनकम टैक्स भी निकाल लिया, एजुकेशन सेस भी निकाल लिया, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी निकाल लिया। अब ये तीनों निकालने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? टोटल इनकम टैक्स पूछा है ना हम लोग को, तो हम निकालेंगे हमारा टोटल इनकम टैक्स। क्या निकालेंगे? टोटल इनकम टैक्स। तो अब टोटल इनकम टैक्स क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा जो आपका इनकम टैक्स आया था वो, प्लस एजुकेशन सेस, प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये सबको प्लस करेंगे। तो इनकम टैक्स कितना आया था? 9550, प्लस एजुकेशन सेस कितना निकाला है हमने? 191 रुपीज, प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन कितना निकाला है? 95.50 रुपीज। ये सभी को प्लस कर दो तो टोटल इनकम टैक्स आपको मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा दोस्तों 9836.50। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि जो फाइनली जो क्वेश्चन हमें पूछा था दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कि यार करतार सिंह टोटल कितना इनकम टैक्स भरेगा, तो इतना भरेगा। पूरे साल में कितना कमा रहा है? 5,04,000 रुपया कमा रहा है पूरे साल में, और टैक्स कितना भरेगा? 9836.50 रुपीज। ये गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा बिना कुछ किए, क्योंकि यार कमा रहे तो पैसा तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को चाहिए होता है टैक्स, तभी तो सरकार चलेगी ना। तो ये सभी चीज हमने बता दी। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये। यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हुआ ये फर्स्ट पेज, उसके बाद ये सेकेंड पेज, और उसके बाद ये थर्ड पेज। ये इतना बड़ा है, तो बारी बारी से आप लोग देख लेना और उसको अपने नोटबुक में सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा देख के, और पूरा ये चैप्टर जो है लास्ट मोमेंट के तौर पे फटाफट रिवाइज हो गया होगा। लेकिन अगर आपको और भी जितने भी एग्जांपल्स है इसके अंदर वो सब प्रैक्टिस करके लेने, तो यार जरूर से हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर के, वो जाके सर्च करके देख लेना। प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये रिवीजन आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।